याद रहे, समाज के द्वारा लिखित हुई इतिहासों में आप हीरो नहीं हो सकते हैं मेरे दोस्त। अगर हीरो साबित करना है खुद को तो समाज के द्वारा लिखित हुई इतिहासों पे नहीं, खुद के कलमों से इतिहास रचिए। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में गोधुली भाग 2 का गद्य खंड का चैप्टर है अंतिम, यानी 12वां चैप्टर, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति का अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर से जम करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि ना ही आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, ना बुक ही पढ़ने की आवश्यकता होगी, आप आसानी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बना करके आएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह है आपका पाठ शिक्षा और संस्कृति, यानी इस पाठ में पहले शिक्षा के ऊपर बात किया जाएगा और उसके बाद संस्कृति के ऊपर बात किया जाएगा। तो पाठ है शिक्षा और संस्कृति। आप नाम सुने होंगे गांधी जी का, बहुत शिक्षित आदमी थे, बहुत संस्कारी आदमी थे। कितना थे वो आप जानते हैं। तो शिक्षा और संस्कृति, यह जो पाठ है ये लिखे हैं कौन? महात्मा गांधी। ये है क्या? तो शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा यानी एजुकेशन, और शास्त्र मतलब ज्ञान का भंडार। ये ज्ञान का भंडार ही है कहिए तो। यानी आपसे पूछा जाएगा शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है, साहित्य का कौन सा विधा है, तो आप आंसर करेंगे शिक्षा शास्त्र। ये शिक्षा शास्त्र है। या आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन शिक्षा शास्त्र है, तो आंसर करना है शिक्षा और संस्कृति। देखिए ना, शिक्षा शिक्षा लगा है, तो शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा शास्त्र है। आपसे पूछा जाएगा शिक्षा और संस्कृति पाठ का लेखक कौन है, तो आंसर करना है महात्मा गांधी। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सबसे पहले जाना जाए महात्मा गांधी जी के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद पाठ में चला जाएगा। तो ये है क्वेश्चन जो पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था? आंसर करना है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी विश्व स्तर पे बात किया जाए तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिन पर। तो आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, तो आंसर करना है पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी के पिता कौन थे, तो आंसर करना है करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। या उल्टा करके पूछा जाएगा करमचंद गांधी कौन थे, तो आंसर करिएगा महात्मा गांधी का पिता। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि इनकी माता कौन थी, यानी महात्मा गांधी की मां कौन थी, तो आंसर करना है पुतलीबाई। या आपसे पूछा जाएगा पुतलीबाई कौन थी, तो आंसर करना है महात्मा गांधी की मां। ये देखिए इनका जो शादी हुआ 1883 ईस्वी में हुआ, और इनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी, तो कस्तूरबा गांधी। अब पूछा जाए कि महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ कब हुआ, तो 1883 ईस्वी में हुआ। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब आपको बता दें कि कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो थे दिल्ली में थे, यानी नई दिल्ली में थे। तो कितना सन दिल्ली में जब थे, तो 30 जनवरी, कितना 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक फिरंगी, एक सिरफिरे यानी एक अंग्रेज ने क्या किया, इनको गोली मार दिया और ये मर गए, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ। देखिए जो लोग ढंग का काम नहीं करते हैं ना, उनका मृत्यु होता है, और जो लोग ढंग का काम कर जाते हैं, देश के लिए कुछ कर जाते हैं, उनका निधन होता है। तो पूछा जाएगा महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, तो आंसर करना है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अब पूछा जाए कहां हुआ, तो दिल्ली में। और जो सिरफिरे यानी जो अंग्रेज इनको गोली मारे थे, उनका नाम पूछा जाए तो नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने इनको क्या किया था, गोली मारा, और महात्मा गांधी खत्म हो गए। आपसे पूछा जाएगा, देखिए महात्मा गांधी जो थे ना, वो कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में भी गए थे। 1894 से लेकर के 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में ये रहे। तो इसको ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा, अच्छा उससे पहले ये ना एजुकेशन पढ़ने के लिए लंदन भी गए थे। लंदन यूनिवर्सिटी एक है,
जो कहाँ है, इंग्लैंड में है, जिसको बोला जाता है लंदन कॉलेज। वहां जाकर के ये ना वकालत का यानी वकील का पढ़ाई किए थे। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को गए थे। तो पूछा जाएगा 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत के पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी लंदन चले गए। आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। किस यूनिवर्सिटी में, तो लंदन यूनिवर्सिटी। वहां है एक लंदन कॉलेज करके, लंदन यूनिवर्सिटी, वहीं ये गए थे। कब गए थे, तो 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को कहा गए थे, लंदन गए थे, लंदन यूनिवर्सिटी। किस चीज के लिए, वकील की पढ़ाई के लिए, यानी वकालत की एजुकेशन के लिए। और जब ये शिक्षा ग्रहण कर लिए तो देखिए ये बतलाया ना, तो दक्षिण अफ्रीका में 1800, देखिए यहाँ लिखे 1893 से लेकर के 1893 से 1914 तक ये कहाँ रहे, दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था, यानी महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे, तो कब से कब तक, 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, रट्टा लगा लेना है। एक बार और आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था, तो 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक, याद रखिएगा। और 1914 ईस्वी तक रहे, उसके एक साल बाद यानी 1915 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए, भारत लौट आए, यानी भारत चले आए। तो आपसे पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का वापसी यानी लौटना कब हुआ, तो 1915 ईस्वी। इसको टिक लगाना है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। अब देखिए जब ये भारत चले आए, जब ये भारत आए तब जाकर के आपका ये चैप्टर शुरू होता है। और यहाँ आने के बाद क्या क्या किए, इससे पहले थोड़ा सा और 2-3 चीज पूछा जाता है। जब ये भारत आए ना, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ना कि दक्षिण अफ्रीका जब वहां रहे थे ना, तो ये आंदोलन छोड़े थे सत्य के प्रति ये ना आपसे पूछा जाएगा पहला सत्याग्रह, महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ छेड़ा गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ये सत्याग्रह चलाए थे। और जब भारत आए 1915 ईस्वी में, तो 2 साल रुक करके सन 1917 में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला में शुरू किए थे, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। आप लोग पढ़े भी होंगे इतिहास में। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कहाँ था, कहाँ चला था, तो आंसर करना है दक्षिण अफ्रीका में। और दूसरा पूछा जाए तो कहाँ, अपना बिहार में चंपारण जिला में। याद रखिएगा बिहार में कब, 1917 में, और दक्षिण अफ्रीका में कब ये पता नहीं है, लेकिन वहां पे किए थे। अब ये जब भारत आ गए तो सुनिए इनको न कई नामों से भी जाना जाता है। अच्छा ये देखिए सत्य और अहिंसा का उनका सबसे बड़ा हथियार था। जब ये कोई भी सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के प्रति आग्रह। लोगों को सत्य का प्रति क्या करिए, आग्रह करिए, इकट्ठा करिए, सत्य के राह पे चलाइए, इसी को कहते हैं सत्याग्रह। तो ये कोई भी युद्ध यहाँ आए ना भारत में, तो बहुत सारे युद्ध किए। स्वराज का नारा दिए, स्वदेश का नारा दिए, और ना स्वतंत्रता सेनानियों को जुटाए, और ना अंग्रेजों को मार भगाए, यानी अंग्रेजों को भारत से आजादी दिलवाए। उनमें ना इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और साथ साथ में ना इनकी जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत भरसक, मतलब जितना हो सकता है प्रयास उतना साथ दी। और ये क्या किए, महात्मा गांधी जो भी सत्याग्रह चलाए, सत्य और अहिंसा, इनका जो है ना सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा मंत्र था। आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था, तो सत्य और अहिंसा। सत्य का मतलब क्या, सत्य के राह पे चलो। अहिंसा का मतलब क्या समझना है, एक होता है हिंसा, एक होता है अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है किसी को सताना, किसी को चोट देना, किसी को जान से मारना। अहिंसा का मतलब होता है ना कि कोई हिंसा नहीं करना, यानी किसी को जान से नहीं मारना है, किसी को रुलाना नहीं है, किसी को दुख दर्द चोट नहीं देना है। तो इनका मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा, यानी सही बोलो और किसी को चोट दुख दर्द मत दो। यही इनका हथियार था, युद्ध लड़ने का सबसे बड़ा हथियार था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था, तो आंसर करिएगा सत्य और अहिंसा। और देखिए इनको ना बहुत सारे उपाधियां मिली हुई है। उपाधि का मतलब होता है इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे बापू के नाम से पूछा जाएगा निम्नलिखित में किनको बापू कहा जाता है, तो बापू किनको कहा जाता है, महात्मा गांधी को। या महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, तो बापू कहा जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है, पूछा जाएगा तो किनको जाना जाता है, महात्मा गांधी को। या महात्मा गांधी को किन नामों से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से। और ये महात्मा गांधी में जो महात्मा शब्द देख रहे हैं ना, ये महात्मा कौन बोले थे इनको, सबसे पहले
रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। या गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे आते हैं, देखिए अब ना ये दो पुस्तक लिखे हैं जो एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा आपसे। तो दो पुस्तक कौन सा है? एक है हिंद स्वराज। आपसे पूछा जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। या महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की है? 4 दिया रहेगा, उस पुस्तक में ये रहेगा हिंद स्वराज, टिक लगाना है। सत्य के मेरे साथ प्रयोग, सत्य के मेरे साथ प्रयोग पुस्तक का रचनाकार लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। यह दिया रहेगा महात्मा गांधी द्वारा लिखित पाठ कौन सा है, सॉरी पुस्तक कौन सा है? सत्य के मेरे साथ प्रयोग। याद रखिएगा। और दो पत्रिका है ना जो संपादन किए हैं, 2 पत्रिकाओं का संपादन किए हैं। एक है हरिजन, ये इतिहास में भी आप सामाजिक विज्ञान भी पढ़िएगा तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछा जाता है, रटना है। पूछा जाएगा हरिजन जो है हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया है? महात्मा गांधी ने। या महात्मा गांधी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो हरिजन। और ये तो मोस्ट VVI मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन? यंग इंडिया। आपसे पूछा जाएगा यंग इंडिया संपादित पत्रिका किनके द्वारा रचित है? या सॉरी यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया है? महात्मा गांधी ने। या महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया है? याद रखिएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया का मतलब हुआ जवान भारत। जवान भारत जो पत्रिका है इसका संपादन महात्मा गांधी किए थे। और देखिए जैसे कि आपको पहले ही बतलाए थे तो यहाँ लिखे हैं गांधी जी के याद में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुनिएगा, आपसे पूछा जाएगा गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किन के याद में? महात्मा गांधी के याद में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व भर में, पूरा वर्ल्ड में पूछा जाएगा अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 ही अक्टूबर को मनाया जाता है। अब पूरे विश्व में यानी पूरा वर्ल्ड में अहिंसा दिवस किनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो किनके जन्मदिन के रूप में अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो इन्हीं के, किनके? महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो पूरे विश्व में अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक तो रहा लेखक परिचय। अब लेकर के चलते हैं आपको महासागर में, ये चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षा के ऊपर कि शिक्षा के ऊपर महात्मा गांधी बोले क्या थे। इसके बाद आप लोग सुनिएगा किसके ऊपर? संस्कृति के ऊपर। तो संस्कृति बार बार बोलेंगे तो शायद आपको चक्कर आएगा। संस्कृति जब भी हम बोले तो समझिएगा संस्कृति का मतलब रहन सहन, चरित्र, खान पान, वेशभूषा, वो सारा चीज जो हम लोग का पूर्वज जो लेकर के चले आए हैं, जो एक तरीके से अच्छा रीति बोलिए, अच्छा रीति रिवाज बोलिए, यही है आपका संस्कृति। वेशभूषा जो भी है, जो कल्चर आप बोलते हैं, वही होता है संस्कृति। जैसे देख रहे हैं आज पहले का, आज से 100 साल पहले देखिए, अभी का देखिए क्या क्या बदलाव हुआ है। जो बदलाव हुआ है वो संस्कृति ही है। अब चैप्टर आपको अच्छा से दिमाग में घुस आएंगे हम। चलिए सबसे पहले शिक्षा के ऊपर क्या बोलते हैं महात्मा गांधी? बोलते हैं क्या? देखिए बोलते हैं अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। आपसे पूछा जाएगा, सुनिए, अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध का मतलब होता है कि ना जिसमें किसी का हिंसा नहीं किया जाए, किसी का नटी नहीं काटा जाए, किसी को दुख दर्द नहीं दिया जाए। तो ऐसा शिक्षा अगर आप देते हैं तो यही सबसे उदात्त मतलब उदात्त मतलब उदार, और बढ़िया का मतलब बढ़िया शिक्षा है। यानी स्कूल कॉलेजों में अगर पढ़ाई किया जा रहा है तो छात्र जो है उसको सिखाइए कि किसी को मर्डर मत करिए, किसी को जान से मत मरिए। ऐसा शिक्षा ही जो है यही बढ़िया शिक्षा है। किन के अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है, तो कहिएगा अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध, बस इतना ही आंसर करिएगा। पूछेगा महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध। ये ऑब्जेक्टिव में देगा अहिंसक प्रतिरोध, टिक लगाना है। या महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है, तो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है, ये आंसर करना है। अब देखिए जो गांधी जी है वो शिक्षा के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध जो है ना वो उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। ये बतलाते हैं कि जैसे कि प्राथमिक शिक्षा जब बच्चों को दिया जाता है उस समय बच्चों को क्या सिखाया जाता है? क ख ग घ।
यानी क्या प्रथमाक्षर सिखाया जाता है, वर्णमाला सिखाया जाता है। वर्णमाला से भी उचित, वर्णमाला से भी अच्छा और वर्णमाला से पहले कौन सा शिक्षा बच्चों को देना चाहिए? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा देना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि वर्णमाला सिखाते हैं हम लोग, उससे पहले ना बच्चों को अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा देना चाहिए। वर्णमाला जो है ना वो जीवन में काम आए चाहे नहीं, लेकिन ये आएगा। महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध का शिक्षा दीजिए बच्चों को। प्राथमिक जो विद्यालय में पढ़ते हैं उनको अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा दीजिए। और क्या करिए तो उनको पहले बतलाइए कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है, देखिए कितना बड़ी बात बोले है आत्मा। मतलब पहले खुद से पूछना वो सीखे लड़का कि मैं कौन हूं, मैं इस जीवन में क्यों आया हूं। जब इस तरीके से खुद से वो सोचना शुरू करेगा तो वो जानेगा ना कि मेरी जीवन क्या है, मैं कितना बड़ा कर सकता हूं। नहीं तो इस दुनिया में घूमते घूमते ना जाने कब घूम जाएगा, कोई नहीं जानता है। देखिए मैं भी कहूंगा कि ये चैप्टर बहुत झकास है, बहुत अच्छी बात बोले है। अगर आप भी खुद से पूछते हैं हु एम आई, मैं कौन हूं, तो आप खुद को जानना शुरू करेंगे कि मैं कौन हूं। इस तरीके से आध्यात्मिक शिक्षा आपके अंदर आएगी। आध्यात्मिक मतलब आप सोचना शुरू करेंगे, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसा चीज आप जानेंगे। और ना एक जीवन में आप 1000 जीवन जी करके चले जाएंगे। अगर ये सवाल आप नहीं करते हैं तो 1000 जीवन भी जिएंगे, लेकिन एक जीवन भी जी करके आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए कुछ लोग जो होते हैं बड़े ढंग के कर जाते हैं, वो इन सारी चीजों का जानकारी रखते हैं। तो ये कहते हैं कि बच्चों को सिखाया जाए कि वो जाने की आत्मा क्या है, प्रेम क्या है, सत्य क्या है, आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां छिपी हुई है, वो सब खुद से पूछे, वो जाने। इस तरीके से अगर किसी बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में तालीम दिया जाए, यानी शिक्षा दिया जाए, तो वो इस तरीके से उसका मस्तिष्क का विकास होगा। जल्द से जल्द क्या होगा, मस्तिष्क का विकास होगा, शरीर का विकास होगा, उसका आत्मा का विकास होगा। लेकिन जो हम लोग शिक्षा देते हैं कि प्राथमिक क से कबूतर, ख से खरगोश, ये जीवन में काम आने वाला है, कहीं आने वाला है क्या? आप इतना बड़े हो गए हैं, 10th क्लास तक आ गए हैं, क्या क से कबूतर कहीं जीवन में उपयोग हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप ए फॉर एप्पल कहाँ चाटे थे। समझिए बात को, समझिए, पकड़िए थोड़ा इनको, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। अब देखिए कहते हैं कि सबसे पहले बच्चा जाने। इस तरीके से अगर उसको शिक्षा मिलेगा और प्राथमिक विद्यालय में वो जाता है तो उसको ना, जहां हम लोग ये वर्णमाला सिखा रहे हैं उसके जगह पे उसको सिखाइए, उसको ना क्या करिए तो इस तरीके से तालीम दीजिए कि वो ना कोई औद्योगिकी सीखे। औद्योगिकी का मतलब क्या होता है, कोई कारोबार सीखे, कोई धुनाई कताई सीखे और ना उत्पादन के योग्य हो जाए। उत्पादन का योग्य का मतलब क्या, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे आप 10 में आ गए हैं, ABCD क ख त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ रहे हैं, आज कोई भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा है, 10th में 400 नंबर ला करके घंटा डोलाएंगे, क्या करेंगे, अचार पारेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अरे बड़े बड़े लोग 500 नंबर ला करके ना अचार चाटते हैं, तो शायद आपको भी चाटना पड़ जाएगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए बतलाते हैं कि बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में ही ना उसको दस्तकारी सिखाइए, यानी कोई काम का सिखाइए। उसको टोकरी बुनना, जैसे हो गया टोकरी बुनना सिखाइए, चप्पल सीना सिखाइए। मतलब समय के अनुसार जो डिमांड में चल रहा है, जिसको वो बेच करके, कोई कला सिखा दीजिए जिसको वो बेच करके पैसा कमा सके और अच्छा जीवन जी सके। नहीं तो 400 नंबर लेकर के अचार पारिएगा, कुछ नहीं होगा। बहुत लोग रोजगार पड़े हैं, आप बेरोजगार हो जाइएगा। अगर आपके पास कोई काला है तो काला दिखा करके कुछ नहीं, अरे अंबानी अदानी नहीं तो फिर भी इतना तो कि पेट पल जाएगा। पेट जो है ना वो बहुत सारा चीज करवा देता है, तो पेट पल जाएगा, और पेट पलेगा ना तो घर वाले का भी पेट पाल लेंगे आप। और इस तरीके से आपकी जो जिंदगी होगी ना आपकी मुट्ठी में होगी। यही बात ये समझाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर शिक्षा दिया जाए कि ना बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में ही क्या दस्तकारी सिखाई जाए कि वो क्या हो जाए, कि वो उत्पादन के योग्य हो जाए, यानी कोई वस्तु का निर्माण करना सीख जाए, तो इस तरीके से उसका शरीर का, यानी बच्चे का शरीर का और मस्तिष्क का दोनों का जल्द से जल्द विकास होगा। ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं, हम नहीं। इतना ही नहीं, ये बोल रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय में उसको इतना तो शिक्षा दीजिए ही दीजिए, लेकिन इतना भी दीजिए कि उसको सिखाइए। ये जब सीखेगा ना, जब ये ऐसा सवाल करना सीखेगा, आध्यात्मिक ज्ञान उसको दीजिए। बोलते हैं महात्मा गांधी कि देखिए उसको प्राथमिक विद्यालय में ही सिखाइए कि ना कुछ ऐसा शिक्षा दीजिए कि ना वो उसको खाना कौन सा खाना है, भोजन,
भोजन वो क्या लेना है, भोजन में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, भोजन पे ध्यान दे, वो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, और अपने कामों के ऊपर, यानी वो अपने काम को खुद से करे, उसको सिखाइए, और मम्मी पापा का ना मदद करे, उनके कामों में मदद करिए। ये जीवन का सिद्धांत है। इसको प्राथमिक विद्यालय में ही बच्चे को दीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं आगे जाकर के बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने कामों को खुद से नहीं कर पाते हैं। ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चा है उसको ना जो स्थूल इंद्रिया है, स्थूल इंद्रिया किनको कहे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोल रहे हैं कि जो स्थूल इंद्रिया है, हाथ पैर कान आंख नाक, एक बार और, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये देखिए कान हो गया, आंख हो गया और नाक हो गया, इसको स्थूल इंद्रिया बोले हैं। इस पांचों का ना यूज करना सिखाइए। अगर वो शिक्षा के द्वारा, तालीम के द्वारा इन पांचों का वो क्या करना, उपयोग करना सीख जाता है, तो इस तरीके से ना उसका शरीर का तो विकास होगा ही होगा, और मस्तिष्क का तो विकास होगा ही होगा, साथ में ना उसका आत्मा का भी विकास होगा, आत्मा का भी। ये बोलते हैं कि जीवन में आगे जाने के लिए तीनों का बढ़ना जरूरी है। किसका? शरीर का और मस्तिष्क यानी बुद्धि का और आत्मा का, तीनों का विकास होना जरूरी है। अगर केवल शरीर आपका बढ़ा, ये दोनों नहीं बढ़ा, तो आप अटक जाएंगे। और जो शिक्षा स्कूलों में दिया जाता है, कॉलेजों में दिया जाता है, उसको लेकर के बोलता है कि उस शिक्षा से शरीर और बुद्धि का तो विकास हो जाएगा, लेकिन आत्मा का विकास नहीं होगा। आत्मा का विकास करने के लिए क्या करिए कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा दिया जा रहा है ना, उसको दस्तकारी करिए, यानी उसमें ना कोई कला सिखाइए, दस्तकारी उसको सिखाइए, कुछ उत्पादन करने योग्य सीख जाए, और ना वो भी यांत्रिक तरीके से नहीं, मतलब जो घिसा पीटा पहले का तरीका था वो उस समय के लिए ठीक था, आजकल वैज्ञानिक तरीका है, इस तरीके को अपनाएं। और याद रहे कि इस वैज्ञानिक तरीके में अपनी संस्कृति को वो न भूल जाए। अब शिक्षा के ऊपर ये बात करते हुए पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि शिक्षा जो है अच्छी बात है। अब शिक्षा में ये भी बोलते हैं कि देखिए, अब ना हम लोग ऐसा ना हो ना कि शिक्षा में कुएं का मेढक बन जाए। अब संस्कृति की तरफ ले जाते हैं, शिक्षा में इतना बोल करके और तब ले जाते हैं संस्कृति। अब संस्कृति के ऊपर ये क्या कहते हैं सुनिएगा। बोलते हैं कि हम लोगों को शिक्षा ही जब लेना है, जब शिक्षा लेना है तो इस तरीके से लीजिए। ऐसा ना हो कि हम लोग ना कुएं का कूप मंडक बन जाए। कुएं का मेढक का मतलब कूप मेढक बन जाए हम लोग। ये बोलते हैं कि देखिए, अगर हम लोग को ना ज्ञान चाहिए, और क्या मानिए कि हम लोग को, अब रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेते हैं, कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो कविता लिखा गया है और उस कविता में जो ज्ञान पड़ा हुआ है, तो उस ज्ञान को पाने के लिए हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग को बांग्ला सीखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्ला कवि कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये बोलते हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग को ना बांग्ला में जो ज्ञान पड़ा है रविंद्रनाथ के द्वारा रचित, तो उसको पाने के लिए हम लोग को बांग्ला भाषा सीखना चाहिए। या फिर ये कहते हैं कि टोल्स्टॉय कहाँ के थे? रूसी कवि। याद रखिएगा, पूछा जाता है बांग्ला कवि कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रूसी कवि कौन? तो टोल्स्टॉय। कहते हैं कि जो टोल्स्टॉय की जो कहानियां लिखी हुई है, उसको हम लोग अगर ज्ञान के रूप में अर्जित करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को रूसी भाषा सीखना पड़ेगा। जो भी छात्र छात्रा, जो भी बच्चे हैं, उन लोगों को रूसी भाषा सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि देखिए, अंग्रेजी का जनक किसको कहा जाता है? शेक्सपियर को। शेक्सपियर जो है और मिल्टन, ये दोनों बहुत महान शख्स हैं अंग्रेजी का। तो कहते हैं कि अगर अंग्रेजी में कुछ रचनाएं लिखी हुई है, कुछ कविताएं लिखी है, तो वो भी किनके द्वारा? शेक्सपियर और मिल्टन के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को अंग्रेजी जानना चाहिए या अंग्रेजी का महारत हासिल करना चाहिए, शेक्सपियर बनना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि ऐसा देखा जाता है कि आज एक किताब एक भाषा में, जैसे संस्कृत में अगर कोई पुस्तक प्रकाशित हुई, तो कुछ ही 1-2 सप्ताह के अंदर ही ना वो मार्केट में हर एक भाषाओं में क्या हो जाता है? प्रिंटिंग हो जाता है। उसका उर्दू डायरेक्शन निकल जाता है, भोजपुरी में भी आ जाता है, कई भाषाओं में उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। तो ये बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं कि ज्ञान को लेकर के हम लोग ऐसा ना हो जाए कि कुएं का मेढक हो जाए, कूप मेंढक बन जाए। संस्कृति को लेकर के ऐसा ना हो कि हम लोग कूप मेंढक बन जाए। अरे जब हम लोग को शिक्षा ही लेना है, तो विश्व में जितने भी ज्ञान अनेक भाषाओं, अलग अलग भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बहुत सारे भाषाओं में पढ़ा हुआ है, उसको ना सबको हम लोग क्या करें? ग्रहण करें। अब उसके लिए ये नहीं है कि हम लोग उस भाषा को सीखें, नहीं। उसके लिए ये हम लोग कर सकते हैं कि छात्रों का एक वर्ग बना सकते हैं, यानी छात्रों का एक टोली बना सकते हैं, टोली या एक मंडली बना सकते हैं। उन लोगों को ये काम सौंप सकते हैं
कि वो क्या करे कि रूसी भाषा में जो भी ज्ञान का भंडार पड़ा है उसको अनुवाद किस में कर दे, हिंदी में कर दे। अंग्रेजी वाले कुछ टोली बना दे कि अंग्रेजी वाले का अनुवाद किस में कर दे, हिंदी में कर दे। यानी ज्ञान का जो भी भंडार अलग अलग भाषाओं में पड़ा है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में वो टोली कर दे, यानी छात्रों की वो टोली कर दे, और हम लोग उसको क्या करें, आराम से उसको ग्रहण कर पाए और सीख पाए। इसका मतलब ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारी जो भारत की संस्कृति है वो किसी से कम है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ना इसमें जो है ना तो छात्रों की टोली जो है जो भी चाहे, हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि ना ऐसा हमारा मानना नहीं है कि हम लोगों का संस्कृति किसी से कमजोर है या हम लोगों की संस्कृति जो है ना उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ये भी नहीं है, बोल रहे हैं महात्मा गांधी, ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि अपने घर के चारों तरफ दीवार खड़ी कर ले और ना उसको क्या करे, खिड़कियां बंद कर दे। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे ना घर के चारों तरफ देश विदेश की यानी अनेक देशों की संस्कृति की हवाएं जो है अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ क्या करे, बहे। उससे होगा क्या, ये भी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी हवा में क्या हो जाऊंगा, ढह जाऊंगा या लुप्त हो जाऊंगा या झोंका जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बोलते हैं कि इससे होगा क्या, मैं भी सीखूंगा, मैं भी सीखूंगा। ये कहते हैं कि किसी भी संस्कृति से आप शिक्षा लीजिए, ग्रहण करिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों का जो संस्कृति है वो क्या है, कम है किसी से। बोलते हैं अपनी जो संस्कृति है वो रत्न भंडार है, अन्य की तुलना में रत्न भंडार है। ये कहते हैं कि किसी भी संस्कृति को ना, कोई भी देश की संस्कृति है उसको क्या करिए, मान्यता दीजिए, मानिए आप उसको, उससे सीखिए। इसका मतलब मेरा ये कहना नहीं है कि मेरी जो संस्कृति है किसी से कम है या अपनी संस्कृति को भूल जाना चाहिए। हम लोग की संस्कृति अच्छी है और इस पे गर्व है। लेखक ये भी बतलाते हैं, लेकिन ये भी है कि अगर एक संस्कृति दूसरे संस्कृति का तिरस्कार या निंदा करती है तो वह संस्कृति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हम लोग की जो संस्कृति है, मेरा कहना यह नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि कहूं कि क्या जो हम लोग की पवित्र ये जो संस्कृति है पवित्र आर्यों की देन है। यानी आर्य किसे कहा जाता है, तो भारत में जो सबसे पहले आए थे उनको आर्य कहा जाता है। और आर्य जो खान पान करते थे, रहन सहन वेशभूषा था, वहीं चलते चलते यहाँ तक आया है। लेखक यही कहना चाहते हैं, हम ये नहीं जताना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो शुद्ध है और आर्यों की दी हुई संस्कृति चली आ रही है। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमें इसमें कोई गर्वता की बात नहीं है। हमें तो इस बात का गर्व है कि हम ना कल को ये गर्व से कह सके कि ना ये भी हमको नहीं जानना है कि आर्य कौन थे, आर्य कहां से आए थे। हमको तो इस बात का गर्व है कि ना जो वो संस्कृति दिए, जिस तरीके से वो उस समय विश्व के अलग अलग संस्कृतियों के साथ जिए, और उसी संस्कृति का ना आज हम लोग देन है कि विश्व में अनेक तरह की संस्कृतियां और भारत में अनेक तरह की संस्कृतियां आई, और तभी भी यहाँ की संस्कृति अपनी जो है वो बरकरार रही है, और उसी संस्कृतियों का उन्हीं पूर्वजों का हम लोग देन है। इस बात को उजागर करते हैं कौन, महात्मा गांधी। इतना ही नहीं, ये बोलते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि मेरा जो धर्म है कायदे खाने का धर्म है। हेलो, पूछा जाएगा मेरा धर्म कायदा खाने का धर्म नहीं है, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ये इतना ही नहीं, ये बोलते हैं आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में भी कुछ बोले हैं। आध्यात्मिक शिक्षा बोलते हैं कि अगर बच्चे को ना सर्वांगीण विकास करना है, मतलब शरीर बुद्धि आत्मा के साथ हर एक तरह से विकास करना है, तो उसको ना जीवन में वर्णमाला प्रथमाक्षर क ख को छोड़ करके आध्यात्मिक शिक्षा भी होना जरूरी है। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब क्या है? हृदय की शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार पूछा जाए आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब क्या है, तो हृदय की शिक्षा। अब चलिए एक एक चीज आपको दिखाते हैं जो बोर्ड पे लिखे हैं। ये है आपका चैप्टर, उसके बाद ले चलते हैं चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ये देखिए लिखा गया है, आपसे पूछा जाएगा कि ना जब भारत का स्वराज मिल जाएगा, सुनिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि ना इस तरीके से शिक्षा दिया जाएगा, एक समय आएगा ना कि भारत का अपना जो राज्य है, स्वराज्य है, वो मिल जाएगा। जैसे कि बोलते हैं कि हम इस चीज को जीत लेंगे, उसको जीत लेंगे, तो भारत का अपना अधिकार मिल जाएगा। उस समय भारत का जो क्या होगा, शिक्षा का ध्येय होगा, वो क्या होगा, शिक्षा का लक्ष्य जो होगा वो क्या होगा, चरित्र निर्माण करना होगा। क्या होगा? चरित्र निर्माण करना होगा। ये बतलाते हैं कि चरित्र निर्माण करने का मतलब क्या? चरित्र निर्माण का मतलब होता है कि वो जब आदमी को इस तरीके से शिक्षित कर दिया जाए कि उसका शरीर बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो जाए, तो इस तरीके से आदमी ना अपना काम खुद ही चुन लेता है और आदमी आत्मनिर्भर होने लगता है, स्वावलंबन होने लगता है। इस तरीके से महात्मा गांधी कहते हैं कि इस तरीके से अगर कोई विकास करता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने देश का जो भी संगठन है, जो भी कार्य है, उसके हाथों में क्या कर दूंगा, खुशी खुशी सौंप करके चला जाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोगों से जब पूछा जाएगा कि जब भारत का स्वराज मिल जाएगा
तब शिक्षा का ध्येय महात्मा गांधी के अनुसार क्या होगा, तो चरित्र निर्माण करना। ये चरित्र निर्माण ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। महात्मा गांधी के अनुसार जब भारत का स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय होगा, क्या होगा, चरित्र निर्माण होगा। याद रखिएगा, चरित्र निर्माण होगा। अब आपसे पूछा जाएगा बांग्ला कवि कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है बांग्ला कवि। टोल्स्टॉय कहाँ के कवि हैं, तो आंसर करिएगा रूस का कवि है। कहाँ का, रूस का। रूस का कवि कौन है, टोल्स्टॉय। आपसे पूछा जाएगा शेक्सपियर अंग्रेजी का जनक कहा जाता है। शेक्सपियर मिल्टन है, कौन सा कवि है, अंग्रेजी का कवि है। आपसे पूछा जाएगा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का है। या यह वाक्य दे दिया जाएगा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ से लिया गया है, आंसर करिएगा कि किस पाठ से, शिक्षा और संस्कृति। एक चीज और, शिक्षा और संस्कृति के बारे में कोई बड़ा सा लाइन दे दिया जाए, पूछा जाए किस पाठ से लिया गया, आंसर करिएगा किस पाठ से, शिक्षा और संस्कृति पाठ से, यानी महात्मा गांधी के पाठ से। अब सुनिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर की दीवारें की खिड़की क्या कर दी जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। ये बात कौन बोले थे, महात्मा गांधी। अब बोले थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर के चारों ओर जो है अलग अलग देशों की क्या करे, जो संस्कृति की हवाएं है बहुत से अधिक क्या करे, बहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसमें मैं बह जाऊं। ये कहे थे कौन, महात्मा गांधी। आपसे पूछा जाएगा आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा, ऐसे पूछा जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब है क्या है, हृदय की शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब क्या है, हृदय की शिक्षा। अब चलिए, अब ना इसका क्वेश्चंस देखा जाए। ये है एनसीईआरटी बुक जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप लोगों के पास बुक है, ये हिंदी है, देखिए गोदली भाग दो। अगर आप लोगों के पास है तो पेज नंबर 106 में जाइए और देखिए खचाखच 10 क्वेश्चन दिया है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके आंसर दे रहा है। एग्जाम हॉल में देख करके जाइए ना, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगा लेकिन समझिए। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं बतलाएंगे। तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा देखिए ना, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया। तो लिखिए गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। या ऐसे ना करके आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं दूसरे शब्द में, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा का मतलब है कि बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में दस्तकारी सिखा करके उसको उत्पादन योग्य बनाया जाए। इस तरीके से उसका शरीर, बुद्धि और आत्मा का विकास होगा, और जब तीनों का विकास हो जाएगा तो जीवन में आराम से सफल हो जाएगा। बस इतना लिख देंगे ना, कोई भी देखने वाला आराम से नंबर देगा। आगे सुनिए ना, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो इंद्रिया है, स्थूल इंद्रिया है, कौन, हाथ पैर आंख नाक कान, ये जो है इंद्रिया, इसका उपयोग सही तरीके से करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम इनका उपयोग करना सीख जाते हैं तो शरीर, बुद्धि और आत्मा का जल्द से जल्द विकास हो जाएगा। इतना लिख देंगे, खचाखच आंसर मिलेगा। अगला सुनिए, शिक्षा का अभिप्राय महात्मा गांधी क्या मानते थे, तो शिक्षा का अभिप्राय महात्मा गांधी मानते थे कि वो शिक्षा जो आपके अंदर क्या करे, आपके शरीर का विकास करे, आपका क्या करे, बुद्धि का विकास करे, आपका क्या करे, आत्मा का विकास करे, आपका क्या करे, चरित्र निर्माण करे। वही शिक्षा क्या है, असल में वास्तविक शिक्षा, असल में वही असली शिक्षा है। जो अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा है वही असल में शिक्षा है। इतना लिख देंगे तो यकीन मानिए कि आपका आंसर एक भी कट नहीं होगा। अगला सुनिए ना, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, तो मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, तो इस तरह से संभव है कि जब बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं उसी समय उनको क्या किया जाए, वर्णमाला की जगह पे उनको ये सिखाया जाए कि वो सवाल करे खुद से, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है। इसके साथ ये भी नहीं, ये भी वो जाने कि ना, इसके साथ ये भी जाने कि वो ना इस तरीके से शिक्षा को ग्रहण करे कि कोई दस्तकारी सीख जाए, कोई काम काज सीख जाए, और ना उसमें क्या थोड़ा सा करना सीख जाए, प्लस में ये भी इस तरीके से शिक्षा ग्रहण करेंगे, और प्लस में हाथ पैर आंख नाक कान का उपयोग सही तरीके से करना सीख जाए तो जल्द से जल्द उनका मस्तिष्क और क्या होगा, और आत्मा का उच्चतम विकास हो जाएगा। आगे सुनिए ना, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं। गांधी जी मानते थे कि अगर ना बच्चे को उसी समय
प्राथमिक विद्यालय में ये शिक्षा दिया जाता है, तो एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा, वो एक समय के बाद दस्तकारी सीख जाएगा। दस्तकारी सीखने के बाद वो जीवन में ना भटकेगा नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने कला के आधार पर 2-4 रुपये कमाने लगेगा, घर वाले को भी पालने लगेगा। इस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा ना कि जो समाज में ऊंच नीच बना हुआ है, अमीर गरीबी का भेदभाव बना है, ये अपने आप मिट जाएगा। इसके लिए कोई देखते हैं सरकार अमीरी गरीबी को मिटाने के लिए कौन कौन सा नियम कानून लाती है और कौन कौन सा संशोधन किया जाता है, कौन कौन सा क्या दिया जाता है, डिमांड दिए क्या क्या दिया जाता है, आप लोग जानते हैं क्या? तो बहुत सारा चीज दिया जाता है। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना है। आगे सुनिए, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? मतलब ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। शिक्षा का लक्ष्य गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? तो शिक्षा का लक्ष्य जो है महात्मा गांधी यही मानते थे कि शिक्षा वही है जो लोगों को क्या कर दे, लोगों को आत्मनिर्भर बना दे और शरीर, बुद्धि और आत्मा का विकास करवा दे, उनका चरित्र निर्माण करवा दे। यही तो है असली शिक्षा। पूरा शॉर्ट में देना है। आइए ना, आप लोगों को यूट्यूब पे किसी वीडियो में अगर किसी भी यूट्यूबर का मिल गया तो आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अपने से दे रहा है, जो बुक में लिखा है वही दे रहा है। आगे सुनिए, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? तो गांधी जी बड़े पैमाने पे, सुनिएगा, गांधी जी जो है ना अनुवाद को बड़े पैमाने पे किस लिए आवश्यक मानते थे? इसलिए मानते थे कि विश्व में ना बहुत सारा ज्ञान, ऐसे तो हमारी जो संस्कृति है वो ना रत्नों से भंडार संस्कृति है और यहाँ ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान का घमंड नहीं करते हुए और ना एक कुएं का मेढक नहीं बनते हुए, हम लोग को सब इग्नोर नहीं करते हुए, अपने देश की जो भी है संस्कृति और शिक्षा उसका मान सम्मान रखते हुए भी, फिर भी जो विदेशों में जो भी ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, संस्कृति का भंडार पड़ा है, उससे हम लोगों को शिक्षा लेने के लिए जो भी अन्य भाषाओं में ज्ञान पड़ा हुआ है उसको हिंदी में अनुवाद करना आवश्यक है और उससे कुछ सीखना आवश्यक है। आगे सुनिए, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति का जान पहचानना होना जरूरी है, गहरी समझ जरूरी इसलिए है कि ना हम लोग अपनी संस्कृति को भूल ना जाए। जैसे अमेरिका जो है ना अपने संस्कृति को भूल गया और जो है कहते हैं कि वहां ना दूसरी संस्कृति आकर के बस गई। इस तरीके से हम लोग अपनी संस्कृति को बरकरार रखें, अपनी संस्कृति को हम ना आत्मसात कर लें, क्योंकि हम लोग का जो संस्कृति है ना वो रत्नों से भंडार संस्कृति है। ये जो संस्कृति है ना विश्व के विभिन्न समृद्धि संस्कृति के होने के बावजूद भी यूनिक संस्कृति है और महानतम संस्कृति है, याद रखिएगा। अच्छा, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियादी पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। मतलब कहने का मतलब है ना कि बोल रहा है कि अपनी जो है दूसरी संस्कृति और अपनी संस्कृति को मिलाप कर रहे हैं और ना ज्ञान के आधार पे। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा खासा है, लेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों? तो किस तरह के सामंजस्य को? ये मानते थे कि विश्व की हर एक संस्कृति वो भारत में आगमन करे, लेकिन हम लोग अपने संस्कृति से ना डगमगाए, हम लोग अपने संस्कृति को माने और ना उन संस्कृतियों से भी क्या करें, सीखें। इस तरीके से ये सामंजस्य बनाते थे। लेकिन ये भी कहते थे कि अपनी जो संस्कृति है वो नवरत्नों से भंडार संस्कृति है, इसको भूलना नहीं चाहिए, इसे सीखना चाहिए। अपनी संस्कृति को भूल करके दूसरे संस्कृति को अपनाना समाज को आत्महत्या करने के समान है, याद रखिएगा, बोले थे ये। और आशय स्पष्ट करें, कुछ है आशय मतलब अर्थ स्पष्ट करना है। बोला गया है, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। इतना जब दिया रहेगा 5 नंबर का पूछा जाएगा, आप कैसे आंसर करेंगे? सुनिए, लिखेंगे कि जो दिया हुआ वाक्य है, चाहे प्रस्तुत पंक्ति गोधुली बाग 2 का गद्य खंड का पाठ 12 जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, जो क्या है, जो शिक्षा शास्त्र यानी विधा में शिक्षा शास्त्र है, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। और उसके बाद बतलाना शुरू करेंगे। क्या बतलाना शुरू करेंगे? मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। उसके बाद बतलाना चाहेंगे, कहेंगे कि शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी बताते हुए कहते हैं कि शिक्षा का मतलब होता है कि जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में हो तो उसको सिखाइए क ख ग की जगह पे सिखाइए, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा दीजिए। इससे पहले कि वो वर्णमाला में जाने, उसको ना ये भी सिखाइए कि ना सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां छुपी हुई है। इतना ही नहीं, उसको ना प्राथमिक विद्यालय में ही ना दस्तकारी कोई काम सिखाइए कि वो उत्पादन योग्य हो जाए। केवल इतना लिख देते हैं ना, खचा खच आंसर मिलेगा। सुनिए ना, आगे सुनिए। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आपसे बोले हैं ना
पहले आंसर किए, एक आप भी बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला सुनिए, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। महात्मा गांधी बोले थे मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, फिर वैसे ही जैसे बोले ये पंक्ति कहाँ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया है, और लास्ट में मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इस बात पे आकर के अटकाना है। कैसे अटकाना है तो बोलिएगा कि यहाँ बहुत सारे जो धर्म है, यहाँ पे बहुत धर्म के लोग रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं। यहाँ कोई भी धर्म जो है ना आता है और ना यहाँ के अनेक अनेक तरह के लोग हैं, अनेक अनेक धर्मों के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि एक धर्म को यहाँ लोग क्या किए हैं, मुट्ठी में बांध कर रखे हैं कि कैद खाने का यही मेरा धर्म है और मेरा कोई धर्म नहीं है। नहीं, यहाँ पे कहा जाता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब भारत का कोई अपना धर्म है ही नहीं। यहाँ विश्व के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये महात्मा गांधी बोले थे। तो ये रहा आपका शिक्षा और संस्कृति पाठ जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन की घंटी को दबाते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी चाहूंगा कि आप लोगों की एजुकेशन में बेहतर से बेहतर एजुकेशन को क्या कर पाऊं, ऐड कर पाऊं, मैं भी कुछ योगदान दे पाऊं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर एक सोशल मीडिया पे फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के पास और खास करके उनके पास इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और यहाँ पे दो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, इस वीडियो को देखने के लिए, इन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे भी है। आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वहां शेयर करना ना भूलें।